हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं ये कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये डिटर्मिनेंट का सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ने से पहले अच्छा रहेगा कि आप एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 4.1 है उसे आप कंप्लीट कर ले, एग्जाम्पल सहित हर एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर ले, तो आपको 4.2 यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट अच्छा से समझ में आएगा। प्रॉपर्टीज फर्स्ट, तो प्रॉपर्टी फर्स्ट है क्या? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रॉस एंड कॉल्यूम आर इंटरचेंज्ड। है क्या कि अगर आप डिटर्मिनेंट में रॉ और कॉल्यूम को इंटरचेंज कर देते हैं, अगर आप डिटर्मिनेंट में रॉ और कॉल्यूम को इंटरचेंज कर देंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है अनचेंज्ड रहेगा, सदैव समान रहेगा, एक जैसा रहेगा। अगर आप रॉ और कॉल्यूम को इंटरचेंज करते हैं, रॉ कॉल्यूम को अदला बदली करते हैं, इसे हम एग्जांपल के द्वारा और अच्छा से समझ सकते हैं। तो देखिए एग्जांपल क्या है। एग्जाम्पल में हम यहाँ पे स्टार्ट करके लिख लें। एग्जाम्पल में जैसे एक डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में यह जो है ये फर्स्ट रॉ, ये सेकेंड रॉ और ये थर्ड रॉ। तो डिटर्मिनेंट का पहला प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर आप रॉ और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू, डिटर्मिनेंट का मान हमेशा सेम रहेगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, ये जो फर्स्ट रॉ है, ये फर्स्ट रॉ के हर एक एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में लिखने जा रहे हैं। यानी कि A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये A3 B3 C3 A3 B3 C3। ऐसा करने के बाद भी हम यहाँ पे क्या किए कि जितना भी रॉज है, रॉज को कॉलम्स में बदल दिए, यानी रॉ और कॉलम को इंटरचेंज कर दिए, अदला बदली कर दिए। तो ऐसा करने के बाद भी ना डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए कि इसका वैल्यू, इसका मान अगर 10 आया, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 10 आया तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 10 ही आएगा। इसे दूसरे शब्दों में भी आप याद रख सकते हैं। कैसे? तो देखें, दूसरे शब्दों में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों सेम होगा। क्या बोले? ए एक स्क्वायर सॉरी ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों सेम होगा। इसे हम वेरीफाई करके, प्रूफ करके समझा देते हैं। तो देखिए, यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और इस स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों सेम होगा। ये प्रूव करके समझा देते हैं। तो हम क्या करें, इस ए का, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट करने जा रहे हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं। अब हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो हम आपको लेक्चर वन में समझा चुके हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं। अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखें तो इस लेसन को समझने में बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए पहले आप लेक्चर 1 को देख लें, उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर ले। इसके बाद ये लेसन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंड करने का हम टेक्निक आपको समझा चुके हैं कि फर्स्ट रॉ का जो साइन होगा, साइन का बात करें तो यहाँ का एलिमेंट प्लस हो जाएगा, यहाँ का माइनस और यहाँ का हो जाएगा प्लस। हम लिखेंगे कैसे? तो अगर हम एक्सपेंडिंग अलोंग R1, यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलोंग R1 ले रहे हैं, R1 में हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो R1 का जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो हम यहाँ पे 1 को लिखेंगे और 1 के बाद क्या करेंगे, 1 का जो रॉ है,
रॉ के हर एक एलिमेंट, और 1 का जो कॉल्यूम है, इस कॉल्यूम के हर एक एलिमेंट को क्या करेंगे, हम छुपा लेंगे, डिलीट कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास 0 1 0 1 1 -1। अभी हम आपको इस तरह से लिख रहे हैं, बाद में आपको डायरेक्ट शॉर्टकट करना सिखा देंगे। 1 के बाद जो लेना है हमें, चूंकि 1 के बाद यहाँ पर 2 है, साइन यहाँ पर माइनस है, तो -2 लेना पड़ेगा। अब हम करेंगे क्या, तो सबसे पहली बात हमें इस साइन को हटा लेना चाहिए। फिर से देखिए यहाँ पे -2 हम ले लिए, ये जो एलिमेंट है -2। अब -2 में -2 का जो रॉ है, ये -2 का जो रॉ है और -2 का जो कॉल्यूम है, इसके एलिमेंट को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, हटा देंगे। यानी -2 के रॉ के हर एक एलिमेंट को और -2 के कॉल्यूम के हर एक एलिमेंट को हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। तो अब हमारे पास रह क्या जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा -2 1 1 -1। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब जो यहाँ का एलिमेंट है +3, ये +3 ले लेंगे। अब इस +3 जो है, तो इसका जो रॉ है, तो इस +3 के रॉ का हर एक एलिमेंट और उसके कॉल्यूम के हर एक एलिमेंट को हम छुपा लेंगे। तो हमारे पास क्या शेष रह जाएगा, तो हमारे पास शेष रह जाएगा -2 0 1 1 -2 0 1 1। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन में ये आ जाएगा, तो कैलकुलेशन में आ जाएगा 0 -1, ये हो जाएगा -2 को -1 से, तो 2 -1, और ये हो जाएगा -2 और -0 -2 और -0, ये हो गया -1, ये हो गया 1 को -2 से, तो ये हो गया -2, और ये हो गया आपका -6, तो -6 -3, तो ये हो गया -9। हम यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट किए हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज तो आप जानते हैं, मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं। ट्रांसपोज में हम करते क्या है कि जितना भी रॉज है ना, उस रॉज को कॉलम में बदल देते हैं। तो चलिए इस ए का हम ट्रांसपोज करते हैं। हम यहाँ पे ये जो ए है, ए यहाँ हम लिख लें समझाने के लिए। तो इस ए का ट्रांसपोज करने वाले, तो ट्रांसपोज में होगा क्या, ये जो ए का ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज में करेंगे क्या, या मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं कि ये जो रॉ है ना, इस रॉ को कॉलम बना लेंगे, यानी 1 2 3, तो 1 2 3 -2 0 1, तो -2 0 1 कॉलम बना लिए, और 1 1 -1, तो 1 1 -1 कॉलम बना लिए। अब हम ये जो ट्रांसपोज है ना, इस ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट कर लेते हैं। इस ट्रांसपोज का हम डिटर्मिनेंट करते हैं, इसे भी हम एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 में हम इसे एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे तो आपको स्टेटमेंट लिखना है, तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि एक्सपेंडिंग अलोंग R1, हम इसे R1 में एक्सपेंड कर रहे हैं। जब R1 में एक्सपेंड करेंगे, तो साइन आपको याद रखना, साइन यहाँ का होता है प्लस, यहाँ का माइनस, ये प्लस, ये साइन लिखने का जरूरत नहीं है, आप नहीं लिखेंगे साइन, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो ये जो हम 1 ले लेंगे ना, +1, तो 1 के ये कॉल्यूम और उसके रॉ के हर एक एलिमेंट को हटा देंगे। आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम ब्रेक करते हैं। तो 1 के रॉ, और ये 1 के रॉ हो गया, और ये 1 के कॉल्यूम हो गया, उसे हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 0 1 -1। आपको समझा देते हैं, ये जो 1 जो है ना, 1 के रॉ, ठीक है, और 1 का जो कॉल्यूम है ना, इस कॉल्यूम को हटा देंगे। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 0 1 0 1 1 -1। जब आपको प्रैक्टिस हो जाए, तो शॉर्टकट कैलकुलेशन सिखा देंगे आप। अब हमें लेना है इस 1 के बाद ये -2 है, तो आपको साइन के साथ लेना पड़ेगा, जो कि प्लस यहाँ के एलिमेंट के लिए प्लस लेना होगा, और यहाँ के एलिमेंट के लिए आपको माइनस लेना होगा। तो माइनस जो एलिमेंट है ना, वो लेना होगा माइनस, और एलिमेंट में -2 है, तो आपको यहाँ पे -2 लेना होगा। ठीक है, तो -2 के रॉ के हर एक एलिमेंट, ये जो येलो कलर का है, रॉ के हर एक एलिमेंट को और उसके कॉलम को, हर एक एलिमेंट को हम हटा देंगे। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, आप देख रहे हैं कि 2 1 3 -1, तो 2 1 3 -1। अब इसके बाद -2 के बाद ये वाला एलिमेंट लेना होगा, तो यहाँ पे चूंकि प्लस साइन है, तो +1। जब आप 1 लेंगे, तो 1 के ये जो कॉल्यूम है ना, ये लाइन कॉल्यूम, और इसका जो रॉ है ये लाइन, इसे हटा देंगे, तो अब रह क्या जाएगा, 2 0 3 1। आपको समझ में आ गया होगा, 2 0 3 1। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो देखिए कि क्या होगा, ये 0 को -1 से, तो ये हो गया 0 -1, ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो 2 -2, 2 को -1 से, तो -2, -3 को 1 से, तो 3,
+1, ये हो गया 2, अब -0, ये हो गया -1, और ये -5, -5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10 हो जाएगा, ये +2 हो गया, तो ये हो गया -11 +2, तो ये हो गया -9। तो आप स्वाभाविक आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट -9 है और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी -9 है। तो यानी साफ साफ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ए का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों सेम होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट में रॉ और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर दें, रॉ कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि अगर आप रॉ को और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा, या स्क्वायर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होगा। तो प्रॉपर्टी 1 आसानी से समझ में आ गया होगा। अब प्रॉपर्टी सेकंड क्या है, इसे आप समझें। देखिए प्रॉपर्टी सेकंड, ये प्रॉपर्टी सेकंड है क्या, आप इसे भी बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। प्रॉपर्टी में कुछ है नहीं, इसके कॉन्सेप्ट को बस याद रखें। तो सेकंड प्रॉपर्टी है क्या कि इफ एनी टू रॉस और columns of a determinant are interchanged then sign of determinant changes। कह रहा है कि डिटर्मिनेंट में किसी भी दो रॉ को आप इंटरचेंज करेंगे, किसी भी दो रॉ को, या पहला रॉ या दूसरा रॉ, या आपको हम इसे एग्जांपल में के द्वारा समझा देते हैं तो और समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो सेकंड प्रॉपर्टी के अनुसार कि किसी भी दो रॉ को, या तो फर्स्ट रॉ को या सेकंड रॉ को अगर आप इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज यानी अदला बदली, यानी R2 वाले को R1 में लिख लीजिए और R1 वाले को R2 में लिख लेंगे, तो ऐसा करने पर होगा क्या, डिटर्मिनेंट का साइन बदल जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा, सिर्फ उसका साइन चेंज हो जाएगा। या आप ऐसे कर सकते, कोई भी दो रॉ को या तो पहला दूसरा रॉ को इंटरचेंज कर दे, या दूसरा तीसरा को इंटरचेंज करे, या पहला तीसरा को इंटरचेंज करे। तो किसी भी दो रॉ को जब आप इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा, डिटर्मिनेंट का मान सेम रहेगा, सिर्फ उसका साइन, उसका चिन्ह बदल जाएगा। उसी प्रकार कॉलम में भी होगा, उसी प्रकार कॉलम में होगा। ये जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। तो किसी भी दो कॉलम को जब आप इंटरचेंज करेंगे, या मान लीजिए कि C1 C2 को इंटरचेंज कर दिए, इंटरचेंज अदला बदली, या C2 C3 को इंटरचेंज कर दिए, या C1 C3 को इंटरचेंज कर दिए, तो किसी भी दो कॉलम को जब आप इंटरचेंज करेंगे ना तो डिटर्मिनेंट का साइन बदल जाएगा, उसका वैल्यू सेम रहेगा लेकिन साइन बदल जाएगा। हम इसे प्रूफ करके आपको समझाते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि दो रॉ को या दो कॉलम को, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करके लिख लेते हैं। यहां पर हम C1 और C2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं, यानी C2 वाले को C1 में, C1 वाले को C2 में। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे C2 को हम C1 में लिखने जा रहे हैं, C2 में B1 B2 B3, और C1 वाले को C2 में लिखेंगे तो ये A1 A2 A3 A1 A2 A3 C1 C2 C3। हम यहाँ पे क्या किए, तो दो कॉलम को, पहला कॉलम को और दूसरा कॉलम को इंटरचेंज कर दिए। अगर आप किसी भी दो कॉलम को चाहे दो रॉ को इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा, साइन बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ डिटर्मिनेंट यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या बोले कि किसी भी दो रॉ को चाहे दो कॉलम को जब आप इंटरचेंज करेंगे, अदला बदली करेंगे, तो डिटर्मिनेंट का साइन बदल जाएगा। जैसे ये डिटर्मिनेंट प्लस था तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। हम इसी को प्रैक्टिकली यानी प्रूव करके आपको समझा देते हैं। जैसा मान लीजिए कि ये कोई ए डिटर्मिनेंट है, ठीक है, और इस डिटर्मिनेंट का हम एक्सपेंड करते हैं, ब्रेक करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर देते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग
R1। अब आप डिटरमिनेंट को शॉर्टकट कैलकुलेशन करना सीखिए, शॉर्टकट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जैसे R1 में हम जब एक्सपेंड करेंगे तो साइन आपको याद होगा, साइन होता है प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे 1 ले लेंगे, ये 1 लेंगे। अब हम ये जो 1 है ना, तो 1 के रॉ को, तो 1 के रॉ का जितना भी एलिमेंट है 1 के रॉ को, और 1 का जो कॉल्यूम है ना, 1 का जो कॉल्यूम है उसके हर एक एलिमेंट को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हमारे पास शेष क्या रह जाएगा, तो हमारे पास शेष रह जाएगा 0 1 1 -1। हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन ना डायरेक्ट कर लेंगे, समय बचेगा। कैसे, तो 0 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे ब्रेक करते हैं ये सीख चुके हैं। तो 0 को -1 से तो 0 हो जाएगा, अब -1 हो जाएगा। उसी प्रकार ये हम -2 लेंगे। जब -2 लेंगे तो -2 में जितना भी रॉ है ना, रॉ के हर एक एलिमेंट और उसके कॉल्यूम के हर एक एलिमेंट को, -2 के रॉ के हर एक एलिमेंट और ये जो 2 है, इस 2 के रॉ के हर एक एलिमेंट को, उसके कॉल्यूम को, हर एक एलिमेंट को हटा देंगे। तो हमारे पास रह क्या जाएगा, तो हमारे पास रह गया -2 1 1 -1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या रह गया 2 -2 1 1 -1। तो मल्टीप्लाई करेंगे -2 को -1 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 हो गया, और ये हो गया आपका 1 हो गया, -1। उसके बाद +3, जब हम +3 ले लेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि इस 3 का जो रॉ है, इस रॉ वाले को छोड़ देंगे और उसके कॉलम वाले को, 3 के रॉ और उसके कॉलम वाले को अगर हम छोड़ देंगे तो हमारे पास रह क्या जाएगा, -2 0 1 1। आप कोशिश करें ऐसा जो कैलकुलेशन करते हैं ना, शॉर्ट और फास्ट कैलकुलेशन करें, प्रैक्टिस करें। अगर 4.1 बना लेंगे तो शायद ये प्रॉब्लम आपको नहीं हो। तो ये हो गया -2, अब -0 कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया -1, ये -2, ये हो गया -6, तो -6 -2 और -1, तो ये हो जाएगा -9। तो ए का डिटर्मिनेंट। अब हम बी डिटर्मिनेंट कैसे बना रहे हैं, तो ये जो डिटर्मिनेंट है ना, इस डिटर्मिनेंट में हम दो कॉलम को, जैसे पहला कॉलम का दूसरा कॉलम को इंटरचेंज करके लिख रहे हैं। आपको हम ये समझा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर ए है, ये ए कौन सा है, तो बगल वाला ये, इसी ए को हम यहाँ पे क्या किए, लिख लिए हैं, ये ए है। ये जो हम बी बनाए ना, बी जानते हैं कैसे बनाए, हम दो कॉलम को, पहला कॉलम को और दूसरा कॉलम को इंटरचेंज कर दिए। कैसे, तो पहला और दूसरा कॉलम को इंटरचेंज करके हम ये बी बनाए। तो जानते हैं, जरा वीडियो को पॉज कीजिए और रोकिए और जरा सोचिए कि इसका डिटरमिनेंट बिना सॉल्व किए हुए आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो बोलिए इसका आंसर क्या होगा, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसका आंसर जो अभी हम निकाले हैं, इसका आंसर -9 आया है, और हम दो कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर देंगे, किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा, साइन बदल जाएगा। हम यहाँ पे ये कैसे लिखे हैं, तो यहाँ पे पहला कॉलम और दूसरा कॉलम को इंटरचेंज कर दिए, अदला बदली कर दिए, उसके बाद हम ये लिखे हैं ना। तो इसका जो डिटरमिनेंट आया, अगर इसका -9 आया तो इसका +9 आएगा। क्या कह रहा है कि किसी भी दो कॉलम को या किसी भी दो रॉ को जब आप इंटरचेंज करेंगे, अदला बदली करेंगे, तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, उसका वैल्यू सेम रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि -9 है, हम इस डिटरमिनेंट का वैल्यू -9 है। हम दूसरा डिटरमिनेंट कैसे बनाएं, तो दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिए। तो स्वाभाविक है कि ये जितना डिटरमिनेंट है उतना इसका भी आंसर आएगा, सिर्फ साइन चेंज रहेगा। तो इसका कितना आएगा, +9 आएगा। तो कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कैसे आ रहा है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि +9 क्यों आने वाला है, क्योंकि दो कॉलम को हम क्या किए, दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिए। अब कैलकुलेशन करके देखिए, खुद समझ में आ जाएगा। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 हम ले रहे हैं, यहाँ पे लाइनिंग नहीं बनेगा समझाने के लिए। तो 2 जब हम ले लेंगे तो 2 के कॉल्यूम को, ये 2 का ये जो कॉल्यूम है उसके रॉ को हटा देंगे। आप कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। 2 के कॉल्यूम को और उसके रॉ को हटा देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, -2 1 1 -1, -2 1 1 -1। तो -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 और -1 हो जाएगा। -1 यहाँ का एलिमेंट के लिए प्लस, यहाँ के एलिमेंट के लिए प्लस, यहाँ के लिए माइनस, यहाँ के लिए प्लस। ये लिखने का जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बस। जब -1 हम ले लेंगे तो 1 के कॉल्यूम को और 1 के रॉ को हटा देंगे तो हमारे पास रहा क्या जाएगा, 0 1 1 -1, 0 1 1 -1। कैलकुलेशन करेंगे 0 और -1 हो जाएगा, ये 0 -1। उसके बाद +3, जब +3 हम ले लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये 3 जब लेंगे तो ये 0 और -0 माइनस, और ये -2, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। ये 1 हो गया।
तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, या -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 हो गया, तो +6। तो आप देख रहे हैं कि इसका वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। तो ये साफ साफ क्लियर हो गया कि किसी भी दो कॉल्यूम को या दो रॉ को जब हम इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट का साइन बदल जाएगा, उसका वैल्यू सेम रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं तीसरा प्रॉपर्टी। ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये कुछ स्पेशल है, क्योंकि एग्जाम वगैरह में यहाँ से बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। जब हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो यहीं से शुरुआत करेंगे प्रॉपर्टी 3 से। ये है क्या, इसे समझिए। इफ एनी टू रॉज और कॉल्यूम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, ये कह रहा है कि डिटरमिनेंट में कोई भी दो रॉ या कोई भी दो कॉल्यूम आइडेंटिकल हो जाए, डिटरमिनेंट में कोई भी दो रॉ चाहे दो कॉल्यूम आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, तो उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है ना वो 0 हो जाएगा। तो उस देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। इसे आप एग्जांपल के द्वारा और आसानी से समझ सकते हैं। जैसे देखिए ये एक डिटरमिनेंट है और इस डिटरमिनेंट में है क्या, अभी आप देख रहे हैं कि R1 और R3 ये पहला रॉ, सॉरी यहाँ पे जो हम लिखने वाले हैं कुछ इस तरह से, इसे हम फिर से लिख रहे हैं A1 B1 C1, ठीक है। आप जो देख रहे हैं ये R1 और ये R3, ये R1 है और ये R3 है, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों सेम है। आइडेंटिकल का मतलब सेम, समान। तो आप देख रहे हैं कि R1 और R3 आइडेंटिकल है, ऐसा सिचुएशन मिले तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। कुछ आप इस तरह से समझिए यहाँ पे फिर से कि डिटरमिनेंट में कोई भी दो रॉ, या तो पहला रॉ चाहे दूसरा रॉ, या दूसरा या तीसरा रॉ, या पहला या तीसरा रॉ आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, डिटरमिनेंट का कोई भी दो रॉ, चाहे पहला दूसरा चाहे दूसरा तीसरा चाहे पहला तीसरा, तो कोई भी दो रॉ आइडेंटिकल हो गया, सेम हो गया, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। वैसे ही कॉल्यूम में आ जाता है। तो कॉल्यूम में होगा क्या कि कोई भी दो कॉल्यूम, या तो पहला कॉल्यूम या दूसरा कॉल्यूम आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, वैल्यू 0 हो जाएगा, या दूसरा तीसरा आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, या पहला तीसरा कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम इसे प्रूफ करके वेरीफाई करके दिखा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो आप देख रहे हैं कि अगर प्रॉपर्टी का लगाएंगे इसमें, तो यहाँ पे फर्स्ट रॉ और थर्ड रॉ आइडेंटिकल है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले कहीं पे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि देखिए इसका आंसर जो है ना 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये सिचुएशंस में क्या था कि यहाँ पे रीजन लिख देते हैं कि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। यहाँ पे R1 और R3, यहाँ पे R1 और R3 आइडेंटिकल है, समान है, सेम है, इसलिए इसका वैल्यू 0 हो गया। और यहाँ पर भी सेम वही बात है। यहाँ पर है क्या कि ये तो R1 और R3 आइडेंटिकल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ लिख देंगे कि सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। लेकिन अभी जो है ना हम इसे वेरीफाई कर रहे हैं, प्रूफ करके दिखा देते हैं कि प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने का टेक्निक क्या होगा, वही एक्सपेंड करने का, जैसे एक्सपेंड करते हैं। तो चलिए एक्सपेंड करें इसे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ये लाइनिंग नहीं बनाएंगे समझाने के लिए, तो R1 में एक्सपेंड करें। जब R1 में हम एक्सपेंड करेंगे, अब कैलकुलेशन जरा फास्ट होना चाहिए आपका। जब आपकी 3 लेंगे तो साइन तो समझ में आ क्या होगा, यहाँ का साइन प्लस माइनस प्लस। जब 3 लेंगे तो 3 के कॉलम्स को और उसके रॉ को हटा देंगे तो हमारे पास रह क्या जाएगा, 2 3 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, तो 6 माइनस 6 प्लस के बाद -2 लेना पड़ेगा। तो 2 के क्या करेंगे, कॉल्यूम को और उसके रॉ को हटा देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 3 3 3। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और माइनस 3 3 जा 9, तो 6 माइनस 9 हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस प्लस प्लस 3 ले लेंगे, तो प्लस 3 ले लेंगे तो इसके कॉल्यूम को और इसके रॉ को हटा देंगे, कॉल्यूम रॉ को हटा देंगे तो हमारे पास रह क्या जाएगा, 2 2 3 2, तो हो गया 4 माइनस 6। कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया 0, और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ये हो गया 6 माइनस 3 तो -3,
और -3 को अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ये हो गया -2, अब -2 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया -6। तो देखिए इसे हम प्रूव करके भी प्रूफ कर लिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो प्रॉपर्टी सेकंड आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि कोई भी दो रॉ चाहे दो कॉलम आइडेंटिकल है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए प्रॉपर्टी 4 है क्या, तो इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रॉ और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के, यानी कि आप क्या करें कि किसी कोई भी डिटरमिनेंट मान लीजिए, तो डिटरमिनेंट के किसी एक रॉ में चाहे एक कॉलम में, दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए, रॉ या कॉलम, तो डिटरमिनेंट के किसी एक रॉ में चाहे एक कॉलम में कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोबारा समझिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रॉ और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के, डिटरमिनेंट के किसी एक रॉ में चाहे एक कॉलम में कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है के गुणज हो जाएगा। अब हम सबसे पहले इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लें, तो एक्सपेंडिंग along R1 में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो अब आपको ब्रेक करने का टेक्निक समझ में आ चुका होगा। प्लस माइनस प्लस, जब हम 1 ले लेंगे तो 1 के कॉलम के हर एक एलिमेंट को छोड़ देंगे और 1 के रॉ के हर एक एलिमेंट को छोड़ देंगे, तो हमारे पास रह क्या जाएगा, 3 1 2 4 3 1 2 4, तो 3 4 जा, ये 3 4 जा 12 और -2, जब -2 हम लेंगे प्लस के बाद -2 लेंगे तो 2 के कॉलम को और उसी के रॉ को हटा देंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 2 1 3 4, तो 2 4 जा 8 -3, तो 8 -3, जब प्लस प्लस माइनस प्लस 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 4 -6, 4 माइनस सॉरी ये 4 -9 हो जाएगा, 4 -9, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया 10, ये हो गया 5, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -10, और ये हो गया 4 -9, तो -5, और -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -15, यानी कि -15 हो गया। ए का वैल्यू, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू -15 हम लोग निकाल लिए। हम पुनः क्या करें, इस डिटरमिनेंट ए को हम यहाँ पर लिख लिए और आपको समझा रहे हैं, जैसे ये डिटरमिनेंट ए है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो नया डिटरमिनेंट बी है ना, ये कैसे बन रहा है ये देखिए। हम क्या किए, ये जो पहला कॉलम है ना, इस पहला कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट में कितना से मल्टीप्लाई कर दिए, तो फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो एक नया डिटरमिनेंट आ गया, जिसका मान लीजिए कि यह डिटरमिनेंट है बी, मान लिए कि यह डिटरमिनेंट बी है। तो ये आया कैसे, तो ए जो डिटरमिनेंट है ना, इसके फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो आप वीडियो को कुछ देर पॉज कीजिए, रोकिए और सोचिए कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू बिना सॉल्व किए हुए क्या निकाला जा सकता है। तो ये बात हम बोल चुके हैं, आप समझ चुके हैं और इसे आप निकाल सकते हैं। हम जस्ट अभी समझाएं कि डिटरमिनेंट के किसी एक रॉ में या तो फर्स्ट रॉ हो, समझा रहे हैं यहाँ पे, या तो फर्स्ट रॉ या सेकेंड रॉ या थर्ड रॉ, तो किसी एक रॉ में चाहे एक कॉलम में, तो डिटरमिनेंट के किसी एक रॉ चाहे एक कॉलम के, जैसे मान लीजिए कि कोई एक रॉ जैसे फर्स्ट रॉ है, तो फर्स्ट रॉ में अगर आप के से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू के गुणज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसका वैल्यू जो है -15 आया था, ठीक है, इसका वैल्यू -15 आया था, और हम पहला कॉलम में कितना से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए पहला कॉलम में, तो ये नया चीज बन गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो जानते हैं इसका वैल्यू कितना आएगा, ये जो है 2 गुणज हो जाए, गुणज का मतलब दोगुना, ये जो जैसे 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 का गुणज हो जाएगा, 2 का गुना हो जाएगा, यानी -15 दूना ये -30 हो जाएगा। अगर आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुणज हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो किसी रॉ में, हम दोबारा समझा रहे हैं आप समझिएगा, जैसे ये डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट के किसी एक रॉ में या तो फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में, तो किसी एक रॉ में चाहे एक
रॉ में चाहे किसी एक कॉलम में आप जिस संख्या से गुना करेंगे ना, डिटरमिनेंट का वैल्यू उतना गुना हो जाएगा। हम यहाँ पे b कैसे बनाएं, तो C1 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसका 2 गुना हो जाएगा। अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 गुना हो जाएगा। ये किसी एक रॉ प्रॉपर्टीज को भी एक बार देख लें कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ रॉ और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के, डिटरमिनेंट के किसी एक रॉ में चाहे कॉलम में आप किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दें तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है ना उतना गुणज हो जाएगा, के गुणज हो जाएगा। 2 से के से गुना करें तो के गुणज, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का गुणज हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का गुणज हो जाएगा। तो ये टेक्निक आपको समझ में आ गया। इसका वैल्यू कितना आएगा, जिस -30 आएगा। तो हम इसे सॉल्व करके दिखा देते हैं। इसे एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो जब हम 2 ले लेंगे तो 2 के कॉलम्स को उसके रॉ को उठा देंगे तो 3 1 2 4 बचेगा, 3 4 जा 12 -2। जब हम -2 ले लेंगे प्लस के बाद -2 ले लेंगे तो उसके कॉलम को इसके रॉ को उठा देंगे तो 4 1 6 4 बचेगा। तो 4 4 जा 16 -6 यानी 16 -3 प्लस माइनस प्लस प्लस 3 जब हम ले लेंगे तो 3 के कॉलम को उसके रॉ को उठा देंगे तो 4 3 6 2 बचेगा। तो 4 2 जा 8 और ये माइनस हो जाएगा 18, 4 2 जा 8 -18, 8 -18, ये हो गया 10। 10 को 2 से आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20। ये हो गया 10, 10 को -2 से तो ये हो जाएगा -20। ये हो गया ये हो गया आपका -10 और -10 को 3 से गुना करेंगे तो -30 हो जाएगा। तो ये हो गया -30। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिटरमिनेंट के किसी एक रॉ में, डिटरमिनेंट के किसी एक रॉ में या एक कॉलम में, डिटरमिनेंट के किसी एक रॉ या किसी एक कॉलम में किसी कांस्टेंट के से गुना करेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू उतना गुणज हो जाएगा। प्रॉपर्टी 4 का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसे भी आप समझ लें। ये समझने से पहले सबसे पहले मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को एक बार देख लें। जैसे मान लीजिए कि ये कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, 3 है, 2 है, 4 है, 5 है। और हम इस मैट्रिक्स में क्या बोले कि आप इस मैट्रिक्स में जो है ना 2 से मल्टीप्लाई करें। तो जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। हमें इस 2 से मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होगा। इस 2 से मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 3 से 6 हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। तो पहले इसे रिमूव कर दें, हटा दें। अब मान लीजिए कि हम इस कांस्टेंट से, ये कि कोई कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट से इस डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। जैसे मान लें कि ये 2 से इस डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करना है 3 4 5 6, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स में क्या था, तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस 2 से किसी एक रॉ में या तो आप R1 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी एक रॉ में, या R2 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या C1 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या C2 में, किसी एक रॉ में चाहे एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी डिटरमिनेंट में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना हो, डिटरमिनेंट में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना हो, तो आप करेंगे क्या, किसी एक रॉ में चाहे एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए k है, तो k से अगर मल्टीप्लाई करना हो या तो आप R1 में मल्टीप्लाई कर लें, या R2 में कर लें, या R3 में कर लें, या C1 में, या C2 या C3, लेकिन किसी एक में ही मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मान लीजिए इस k से हम R1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो चलिए R1 में मल्टीप्लाई कर देंगे k से, तो अब हमारे पास मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा KA1 KB1 KC1। हम किसी एक रॉ में या एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का टेक्निक जो है ना समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट का। अब हम यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में है 3K 4K 5K 6K। तो मैट्रिक्स में जब भी आपको कॉमन लेना हो ना,
मैट्रिक्स में जब भी कॉमन लेना हो तो हर एक एलिमेंट में अगर कॉमन है तो कॉमन आप ले सकते हैं, अगर हर एक एलिमेंट में कॉमन नहीं है तो कॉमन आप नहीं ले सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट में के कॉमन है, तो आप यहाँ से मैट्रिक्स में क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं 3 4 5 6। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि किसी एक रॉ में जो भी चीज कॉमन है आप बाहर कर दीजिए, दूसरा रॉ में जो भी चीज कॉमन है बाहर कर दें, या पहला कॉलम में जो भी चीज कॉमन है बाहर कर दे, दूसरा कॉलम में जो, ये किसमें, डिटर्मिनेंट में। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम इसे रिमूव करके दोबारा समझा रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसी वाले पार्ट को समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पर कि फर्स्ट रॉ में के कॉमन है, ये जो फर्स्ट रॉ है ना, उस फर्स्ट रॉ में के कॉमन है, तो आप के को बाहर निकाल सकते हैं। तो टेकिंग कॉमन के फ्रॉम R1, हम R1 से के को क्या किया, कॉमन निकालिए। अब हमारे पास क्या रह जाएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि कॉमन, तो हम यहाँ पे ये जो R1 में के कॉमन है तो आप यहाँ से के निकाल लेंगे, R2 में भी के कॉमन है तो यहाँ से भी के निकाल लेंगे, R3 में भी के कॉमन है तो के आप यहाँ से निकाल लेंगे। तो चलिए R1 से हम के निकालेंगे तो एक के, R2 से निकालेंगे तो एक और के इंटू के हो जाएगा, यहाँ से R3 से निकालेंगे तो के इंटू के, यानी टोटल मिलाकर के क्यूब हो जाएगा। R1 से एक के निकाल लेंगे, फिर R2 से भी एक निकलेगा, फिर R3 से भी एक निकलेगा। तो डिटर्मिनेंट में होगा क्या कि किसी एक रॉ में या किसी एक कॉलम में जो चीज़ कॉमन है उसे आप बाहर कर देंगे। ये स्पेशल टेक्निक है जो याद रखें। डिटर्मिनेंट में किसी एक रॉ में चाहे एक कॉलम में जो चीज़ कॉमन रहेगा, जैसे यहाँ फर्स्ट रॉ में के कॉमन है बाहर कर दिए, सेकंड रॉ में भी के कॉमन है बाहर कर दिए, थर्ड रॉ में भी के कॉमन है बाहर कर दिए, के क्यूब हो गया। अब हमारे पास रह जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो आपको प्रॉपर्टी 4 तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है कल के क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।